बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास मेमेलिया और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी ये है। मैमल्स के लिए हमने चंद बातें शेयर की थी, वो रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके जिस्म पर बाल होते हैं, इनके सर वर्टिकली डायरेक्टेड होते हैं और सर में पीछे दो ऑक्सीपिटल कंडाइल होते हैं जो गर्दन की हड्डियों के साथ जुड़ते हैं। गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं और दिल इनका कंप्लीटली 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। ये भी वार्म ब्लडेड हैं, यानी इनके जिस्म का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा पूरे जिस्म को हेड, नेक, ट्रंक, लेग्स और टेल में डिवाइड किया जा सकता है। इनकी टांगें वेल डायरेक्टेड डाउनवर्डली हैं और जिसकी वजह से इनका जिस्म ज़मीन से काफ़ी ऊंचा उठा रह सकता है और बॉडी चलते हुए इनका जिस्म ज़मीन को टच नहीं करता। तो ये सबसे एडवांस ग्रुप है एनिमल का। और मेमेलिया को फिर 3 सब क्लासेस में तकसीम किया गया है। इनके नाम इस तरह से हैं। पहला है प्रोटोथेरिया, दूसरा है मेटाथेरिया और तीसरा है यूथेरिया। प्रोटोथेरिया को एग लेइंग मैमल्स कहा जाता है। एग लेइंग मैमल्स यानी ये मैमल्स का बहुत छोटा सा ग्रुप है जो अंडे देते हैं। और मेटाथेरिया को मार्सुपियल्स कहा जाता है, मार्सुपियल्स। और यूथेरिया को प्लेसेंटल मैमल्स कहा जाता है, प्लेसेंटल मैमल्स। अब देखते हैं इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले प्रोटोथेरिया, ये बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, 5-6 स्पीशीज हैं टोटल। बहुत मशहूर मिसालें हैं इसकी। डक बिल प्लेटिपस, डक बिल प्लेटिपस और एकिडना। एकिडना या स्पाइनी अंट ईटर, ये नाम है। इस ग्रुप की खास बात क्या है? मसलन डक बिल प्लेटिपस को देखें तो इसकी चोंच बतख की तरह है। डक बिल इसलिए कहते हैं इसको। सर भी कमोबेश उसी जैसा है। जिस्म अलबत्ता काफ़ी बड़ा है और इसमें दुम भी है। इसकी टांगें 4 हैं और चारों टांगों में बतख की तरह वेब्स मौजूद हैं। यानी अगर ये इसके पैर हैं तो क्लॉज के बीच में इस तरह से वेब्स मौजूद हैं। और ये अंडे देता है, अंडे देता है। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको मिल्क फीडिंग करता है। असल में इस एनिमल को रेप्टाइल और मैमल के दरमियान लिंक का नाम दिया जाता है, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं इसको। मैं दोबारा बताता हूँ। एवोल्यूशन का कंसेप्ट ये कहता है कि रेप्टाइल से 2 पैरेलल ग्रुप इवॉल्व हुए हैं। बल्कि मैं यूँ बता दूँ, फिश से एम्फीबियन बने हैं, एम्फीबियन से रेप्टाइल बने हैं, रेप्टाइल से 2 ग्रुप एक साथ बने हैं पैरेलल। एक तरफ परिंदे बने हैं, एक तरफ मैमल बने हैं। और रेप्टाइल से मैमल बनने की ये एक निशानी है, क्योंकि इसमें 2 कैरेक्टर मैमल वाले हैं। पूरे जिस्म में बाल है, मैमल वाला कैरेक्टर। बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैमल वाला कैरेक्टर। वरना ये चोंच का होना परिंदों जैसा है। पाँव में स्केल्स हैं इसके। मुर्गी की टांगों में नहीं देखा आपने उस तरह के स्केल्स? ये रेप्टाइल कैरेक्टर है। अंडे देना भी रेप्टाइल का कैरेक्टर है। तो ये और ऐसे चंद और एनिमल्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मैमल्स हैव डिसेंडेड फ्रॉम रेप्टाइल्स। मैमल्स रेप्टाइल से वजूद में आए, ये इसकी निशानी है। अच्छा, इनमें इनको हम क्या कह सकते हैं? वीविपेरस कहेंगे। वीविपेरस अंडे देने वाले हैं ना। ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल है लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल है।
अब आते हैं मार्सुपियल्स की तरफ। ये भी तादाद में कुछ ज़्यादा नहीं है और लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज हैं और दुनिया के मखसूस इलाकों तक महदूद है ये। और इसकी एक बहुत मशहूर मिसाल हमारे सामने है कैंगरू। कैंगरू और अपोसम है, कोआला बियर है, ये ETC। इनमें क्या है, इनकी फीमेल्स में हैव अ पाउच ऑन देयर बेलीज। इनकी फीमेल में पेट के ऊपर बाहर की तरफ एक थैली होती है, उस थैली को मार्सुपियम कहते हैं, कॉल्ड मार्सुपियम। और इसी मार्सुपियम की वजह से इस पूरी क्लास का नाम मार्सुपियल्स पड़ा। अच्छा, होता क्या है, ये बच्चे तो देते हैं, विविपेरस हैं, लेकिन अंडर डेवलप्ड बच्चे देते हैं। सुन रहे मेरी बात? कैंगरू आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, बकरी से काफी बड़ा जानवर है और उसका बच्चा 1 इंच का होता है। अब अगर किसी बकरी का बच्चा भी 1 इंच का होगा तो कितना कम डेवलप होगा। 1 इंच का ये बच्चा देती है और पेट में यहाँ एक थैली है, उसके अंदर टीट्स या मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। बच्चे को पैदा होते ही फौरन उस थैली में डाला जाता है, वहां वो दूध पीता रहता है और कम से कम 3 महीने तक उस थैली में रहता है। जब काफी बड़ा हो जाता है तो फिर बाहर आता है, खतरा महसूस करे तो फिर थैली में, वरना बाहर घूम फिर सकता है 3 महीने के बाद। तो ये ग्रुप वो है जिसमें बच्चा जब तक माँ के पेट के अंदर था, माँ के जिस्म से उसको खुराक नहीं मिल रही, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस वगैरह के जरिए इतने छोटे से बच्चे के लिए खुराक मिल रही थी, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं था माँ के जिस्म के साथ। और पैदा होने के बाद उसको उस थैली में मार्सुपियम में रखा गया, जहाँ दूध पिया उसने और फिर पी के बड़ा हो गया और 3 महीने के बाद वो बाहर से एक्सटर्नल फीडिंग भी कर सकता है। उसके लिए उस मार्सुपियम से बाहर आकर फीडिंग करके खतरा महसूस करे तो वापस थैली में जा सकता है। ये मेटाथेरिया का जिक्र था। इसके बाद है आखिरी और सबसे ज्यादा डेवलप्ड मैमल्स, जिनको प्लेसेंटल मैमल्स कहा जाता है। ये ट्रू मैमल ये है असल में, ट्रू मैमल्स, या ट्रू कहते हुए अगर कोई मसला हो तो द मोस्ट एडवांस्ड मैमल्स आप कह सकते हैं। सबसे ज्यादा एडवांस्ड मैमल्स ये है, द मोस्ट एडवांस्ड मैमल्स। होता क्या है, इनका एम्ब्रियो gets food from mother's body by placenta. प्लेसेंटा एक कनेक्शन है डेवलपिंग एम्ब्रियो और मां के दरमियान, जिसके थ्रू खुराक मिलती है। इसमें इंसान भी शामिल है, गाय, भेड़, बकरियां, ये सब शामिल है। होता क्या है, ये फर्ज करें मां का जिस्म है यूटेरस, यहां ये बच्चा डेवलप हो रहा है, कोई भी बच्चा, इस बच्चे का मां के जिस्म के साथ एक कनेक्शन होता है। मां के जिस्म में ये यूटेरस कहलाता है। यूटेरस की इनर मोस्ट वॉल काफी थिक होती है। इसके साथ ये जो बच्चे की तरफ से आया प्लेसेंटा, ये दोनों मिलकर प्लेसेंटा कहलाता है। यहां पर क्या होता है, बच्चे का खून मां के खून के साथ डायरेक्ट नहीं मिलता, बल्कि मां की बारीक तरीन खून की नालियां कैपिलरीज और बच्चे के जिस्म की बारीक तरीन कैपिलरीज आपस में इन कांटेक्ट आती है। आपको मालूम है कैपिलरीज सबसे थिन लेयर वाली खून की नालियां हैं और उससे खून के अंदर की कई चीजें मुंतकिल हो सकती हैं, डिफ्यूज हो सकती हैं। तो मां के जिस्म से बच्चे की तरफ क्या आ रहा होगा, इसमें ऑक्सीजन आएगी, इसमें डाइजेस्टेड फूड आएगा, डाइजेस्टेड फूड में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ये डिफ्यूज होकर उधर जाएंगे, पानी भी डिफ्यूज होकर उधर जाएगा ऑस्मोसिस के जरिए। और बच्चे के जिस्म से मां के जिस्म की तरफ क्या आएगा, वेस्ट। अब वेस्ट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन